गरीबी को खत्म करने का काम करे। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ, अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, उड़ी हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देकर इस पर महदूद हमला या फिर जंग मुसल्लत करने का वेला करने वाले हिंदुस्तानी अपने वज़ीर आज़म के दानिशमंदाना फैसले पर सख्त मायूसी का शिकार है। ये मामला ही ऐसा है, मुल्क जज्बाती अंदाज में नहीं चलाए जा सकते। नरेंद्र मोदी को भी ये एहसास यकीनन वज़ीर आज़म बनकर ही हुआ है। इससे पहले वो जिन दिनों गुजरात के वज़ीर आला थे तो उनकी शोहरत पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम कश लीडर की थी। वो तब अपनी वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान के साथ नरम बर्ताव करने पर ताने दिया करते थे। आज वही सलूक उनके साथ तब की हुकूमत और अब की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने किया है। भारतीय मीडिया और भारतीय सियासी निज़ाम के सारे किरदार नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने के मुतालबे हैं। पाकिस्तान कभी जंग का ख्वाहिशमंद नहीं रहा। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान ने इस वाक़े की तहकीकात गैर जानिबदाराना आलमी तफ्तीशकारों से करवाने की पेशकश की, लेकिन भारत इस पर भी कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो कश्मीर को हर सूरत दो तरफा और मुकामी मसला रखना चाहता है। वो कश्मीर को आलमी तनाज़े की हैसियत देने से गुरेज़ा है और रहेगा। लेकिन कब तक? बज़ाहिर जंग टल चुकी, मोदी दाखिली दबाव का शिकार भी है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि फिलवक्त अमन रहेगा। लेकिन एक कभी ख्याल ये भी है कि जंग हर सूरत में होगी, लेकिन मुख्तलिफ शक्ल में, अलग अंदाज में। ये अंदाज और तरीका क्या हो सकता है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ निगार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा और सीनियर तजियाकार वसतुल्लाह खान साहब हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर मारिया के पास चलते हैं। डॉक्टर साहबा, आज का जो भी डेवलपमेंट है, भारत से जो भी खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक इस तरह लगता है कि स्टांस में तब्दीली आई है। भारतीय हुकूमत का जो एक जंग का एक जुनून था वो कुछ अब काफ़ी हद तक उतर चुका है, जिसकी वजह से कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें इस वक्त बीजेपी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। कैन वी से द डेंजर इज ओवर नाउ? जिस जो हमें लग रहा था पिछले 7-8 दिनों से जो सूरत हाल लग रही थी, कहा जा सकता है कि जंग का खतरा मुकम्मल तौर पर अब टल चुका है? देखिए, इस वक्त हम ये बात यकीनी तौर के ऊपर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोदी की तरफ से जो भी इस वक्त ज़मीनी इक़दाम नज़र आ रहे हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से एक महदूद सतह की जंग लड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इस वक्त वो उनको अच्छी खासी मुश्किलात दरपेश हैं। एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो मोबिलाइजेशन थी, जो आपका उसका रिस्पॉन्स था, वो उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ था। इसके अलावा जो आपकी एयरफोर्स की तरफ से जो हाई मार्क एक्सरसाइज हैं, उनसे भी जो पैगाम आपने भेजा है वो भी बहुत वाज़ेह था। और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के हर इंच का दफा किया जाएगा, उससे यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान पे ये बात वाज़ेह होगी कि कोई भी जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान महदूद सतह तक महदूद नहीं रह सकती है। इसलिए अगर वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं तो ये सूरत हाल नहीं होगी कि जहाँ इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आएंगी और उसके बाद 10 या 20 किलोमीटर अंदर आने के बाद वो वापस चले जाएंगे पाकिस्तान को कोई सबक सिखा के। उसके लिए फिर उनको एक खुली और एक बड़ी जंग की तैयारी करनी चाहिए। और जाहिर है इस वक्त मोदी किसी भी सूरत या कोई भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी जंग के लिए ना हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है और ना ही हिंदुस्तान इस वक्त लड़ने के काबिल है। उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह एक स्मॉल स्केल के ऊपर या महदूद समाज सतह के ऊपर जो उनकी अस्करी हिकमत अमली है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, उसके तहत पाकिस्तान के अंदर आके ये जिसको वो एक मार्केट के तौर के ऊपर दिखाएं। लेकिन इस वक्त मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी प्रिपेयर्डनेस आपको नज़र आ रही है एक एडमिस एडवेंचर की, वो भी वहाँ मौजूद है। इसलिए हमें अभी जो है तमाम चीज़ों को ज़रा बैलेंस तरीके से देखने की ज़रूरत है। ये इस बात पर मुनहसर है कि हिंदुस्तान अंदरूनी तौर पर कितनी हद तक वापस अपने स्टांस के ऊपर जाता है और कितनी हद तक इनकी जो फोर्सेस हैं वो क्रॉस मोबिलाइज होती हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। वसतुल्लाह खान साहब ने भी टेलीफोन लाइन ज्वाइन किया। वसतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, बताइएगा पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, जो ऑब्वियसली इस वक्त हर गली चौराहे में यही डिस्कशन जरूर चल रही है कि क्या हमला होगा, नहीं होगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। वैसे अगर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टांस लिया जाए, क्या स्टांस होना चाहिए? क्या सॉफ्ट स्टांस होना चाहिए? हमें ठहर के सब्र के साथ सिर्फ देखना चाहिए कि वहां से क्या कुछ होता है, या हमें भी थोड़ी सी एग्रेशन मजीद दिखाने की जरूरत है? अच्छा, तो अभी आप लोग एग्रेशन नहीं दिखा रहे? मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ।
भाई बात यह है कि मीडिया का बस चले तो सुबह जंग हो जानी चाहिए, और बॉम्बे की स्टूडियोज में बैठ के और लाहौर और इस्लामाबाद की स्टूडियोज में बैठ के तो जी चाहता है कि बस यहीं से मिसाइल चलाने, मैदान से भी चलाने की जरूरत नहीं है। तो अब जाहिर है कि हम लोग तो रेटिंग खेल के गुजारा करते हैं, इसलिए कि हमारा तो जो है वो दाल पानी इसी से जुड़ा हुआ है। उस चक्कर में होता ये है कि इस जोश में जो हम ग्राउंड रियलिटीज हैं उन्हें भूल जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दुनिया की कोई भी बेवकूफ नहीं होती, वो उनकी जो मैडनेस है उसमें भी कैलकुलेशन होती है। और पिछले 2 हफ्ते में आप देख रहे होंगे कि हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, यानी मीडिया की दोनों तरफ से, दिल्ली से और इस्लामाबाद से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो बैकडोर कोशिशें हो रही हैं, जो दीगर पावर्स इन्वॉल्व हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है उनकी तरफ देखने की। और हम उनकी बात करेंगे तो फिर जाहिर है कि हमारी रेटिंग अपनी कम होती चली जाएगी। तो हम जो है यही बकबक करते रहेंगे, इसी में हमारा है। वो लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, हमें ना फुर्सत है ना इंटरेस्ट है कि हम उनकी चालों को देखें वो अपने तौर पे बैकडोर क्या कर रहे हैं। ठीक है, खान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अब अगर हम, जिस तरह आपने पहले भी अपने जवाब में कहा कि ये खतरा तो मौजूद है कि अगर जंग हो सकती है, लेकिन अगर जंग नहीं होती, दीगर ऑप्शंस की बात की जाती है भारत की जानिब से, दहशतगर्दी के वाकयात जिसमें बार बार ये भी सिग्नल्स आते हैं कि भारत की वहाँ पर भी मुलविस होने के चंद सबूत सामने आए हैं, क्या उनकी कार्रवाइयों में भी कोई इजाफा हो सकता है? इसका खदशा जाहिर किया जा सकता है पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त मोदी ने 2 तरह की जो है अंदरूनी तौर के ऊपर जो है स्टांस अपनाया, और 2 ही तरह की उन्होंने जो है क्या कह सकते हैं आप, अलायंस बनाए हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, जिसमें अजय देवल साहब का जो किरदार है कलीदी है, और उसके साथ साथ ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने तकरीबन 400 मिलियन से ज़ायद जो है फंड जो है एलोकेट किए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होंगे। कुलभूषण यादव का जो मामला है वो भी बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर के सामने भी निकला है, और इसमें तकरीबन जो 400 से ज़ायद जो इंडियन इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था वो आपने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर देखा है। तो जाहिर है इसमें तो वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर उनको दहशतगर्दी भी करनी पड़ी तो वो करेंगे। तो इसमें तो आप कुछ यकीनी तौर के ऊपर तवक्कुआत रखनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि जब ये इंटेलिजेंस की जो जंगें हैं, इन जंगों को वो अस्करी हिकमत अमली के साथ जोड़ते हैं। वो ये समझते थे कि इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की महदूद सतह की जंग करने में वो कामयाब हो जाते। पाकिस्तान ने इसका जवाब बड़े वाज़ेह तौर पर दिया है कि हिंदुस्तान के पास ये हक ज़रूर है कि वो जंग की शुरुआत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह देगा, कहाँ देगा और किस सतह पर देगा, इसका फैसला पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली के तहत इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये एक बड़ी वाज़ेह जो है पॉलिसी है, और इस वाज़ेह पॉलिसी के तहत हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए इंस्टेबिलिटी में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। मुस्तफा खान साहब, क्योंकि आप भी, मैं जानता हूं कि आज के साथ आपका भी ताल्लुक है, थिएटर आपने भी किया है, आर्टिस्ट के हवाले से भारत से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो बार बार ये कहा जा रहा है चंद हलकों की जानिब से, ऑब्वियसली उनकी हुकूमत की जानिब से तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि इनके आर्टिस्ट को काम करने से रोक देना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए क्या? नहीं, इस वक्त तो बुखार का माहौल है। बुखार में तो दोनों मुल्कों को इख्तियार है कि कौन सी दवा अपने लिए मुनासिब समझते हैं। ये जो हम तवज्जो है ना मुस्तकिल के जी भारत अटैक करेगा और हम अपनी मर्जी का जवाब देने के लिए तैयार है, जाहिर है कि ये बातें जो है अंडरस्टूड है, ये कहें ना कहें ऐसे ही है। मसला ये है कि आज की दुनिया में सिर्फ दो जंग जो है वो तो लास्ट ऑप्शन होता है, उससे भी कहीं ज्यादा जदीद और अच्छे सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन है। मसलन सफारती सतह पे जंग लड़ना, मसलन इक्तिसादी तौर पे मंडियों की जो जंग है उसकी बात करना, एक दूसरे के इत्तेहादियों को रझाना, तोड़ना, अपने साथ मिलना, ये सारी चीजें भी जो हैं वो एक जंग का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन हमारा चूंकि रिवायती फ्रेम ऑफ माइंड बन चुका है कि जब तक तीर, तफंग, तोप, मिसाइल, ये हम समझते हैं कि यही जंग है और ये नहीं चलेगा तो जंग नहीं होगी। भाई जंग तो ऑलरेडी हो रही है, पिछले कई सालों से हो रही है। प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, शैडो वॉर्स हो रही हैं, एक दूसरे के इत्तेहादियों पे डोरे डाले जा रहे हैं, पुराने ताल्लुकात खदेड़े जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इसमें ठू ठदा पटाख की आवाज नहीं आती कि जिसको हम जंग समझते हैं, इसलिए हमारा चीजें नॉर्मल नहीं है। एक दूसरे को आइसोलेट करने की वॉर ऑफ शैडोज और प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो जारी है। मुस्तफा खान साहब और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब,
आपके इस तज्ज़िये के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से क्या नए मोड़ आ रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा। सुषमा स्वराज ने भी अभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपना बयान देना है और भारतीय स्टांस वहाँ पर किस हद तक सख्त आता है, पाकिस्तान मुखालिफ किस हद तक अल्फाज बोले जाते हैं, एक एक लफ्ज़ पर पाकिस्तानी मीडिया की नज़र होगी। उस सिलसिले में भी तज्ज़िया शामिल करते रहेंगे अपने आने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। कराची के अंदर सियासत क्या रंग बदल रही है, इस पर भी तज्ज़िया हासिल करेंगे। पाक सरज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ रज़ा हारून साहब मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये शेर एमक्यूएम के हाल ही में वजूद पाने वाले 3 धड़ों के हालात, उनकी दरपर्दा उल्फत, उनके बाहमी ताल्लुकात पर पूरी तरह उतरता है। एक रोज़ पाकिस्तान के रियासती इदारों से आजिज़ आए एमक्यूएम के कायद हर हद फलांग जाने वाले एमक्यूएम के कायद से अगले ही रोज़ उनकी जमात के जिम्मेदारान लाताल्लुक हो जाते हैं और यूँ होते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद एमक्यूएम के एक भी जिम्मेदार को इस फैसले यानी लाताल्लुकी से रत्ती बराबर भी इख्तिलाफ नहीं होता। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान के इन फैसलों को मानने से इनकार करते हुए कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है के असूल पर कारबंद रहती है। असेंबलियों से इस्तीफे देने का मुतालबा करती है क्योंकि वो समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जिम्मेदारान को मिलने वाले वोट एमक्यूएम के कायद के नाम पर मिले हैं। लेकिन जब बारी एमक्यूएम के मुंतखब मेयर जनाब वसीम अख्तर की आती है तो एमक्यूएम लंदन रियासत पाकिस्तान के इदारों से कराची के मेयर को रिहा करने का मुतालबा करती है। इससे पहले फारूक सत्तार एमक्यूएम के कायद से लाताल्लुक हो जाने के बावजूद सरेआम उन्हें सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी करते हैं। मुस्तफा कमाल जो इन मज़कूरा दोनों धड़ों के खिलाफ हैं, लेकिन जब फारूक सत्तार और उनके रफीकों का जिक्र होता है तो नरमी और लताफत उनके लहजों में उमड़ आती है। ये सब क्या है? क्या उर्दू बोलने वालों की एक अक्सरियती नुमाइंदा जमात वाकई 3 धड़ों में बढ़ चुकी है या मामला सिर्फ वक्त की नज़ाकत का है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब। रज़ा हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा हारून साहब, वसीम अख्तर साहब जो कि इस वक्त कराची के मेयर हैं, वो तनकीद करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर और उन्हें गद्दार भी करार देते हैं, लेकिन उसके बाद लंदन से उन्हीं के हवाले से उनकी हिमायत में एक बयान सामने आता है और वो मुतालबा करती है लंदन की जो पार्टी है कि वसीम अख्तर साहब को रिहा किया जाए। तो ये मामला क्या है? एक जगह से मुखालफत होती है, एक जगह से तारीफ होती है और तायीद होती है और ये हिमायत सामने आती है। असल खिचड़ी है क्या? मंसूर भाई, वसीम अख्तर ही नहीं, पूरी एमकेएम पार्लियामेंटेरियन या एमकेएम नून इसको आप कह लें, फारूक सत्तार साहब की सरबराही में जो है, इसके तमाम एमपीएज ने असेंबली में खड़े होकर अल्ताफ़ हुसैन साहब को गद्दार कहा। तभी तो उन्होंने आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने की बात की। गद्दार समझते होंगे तो गद्दार कहा। एमकेएम की तारीख ये है कि अल्ताफ़ हुसैन से इख्तिलाफ रखने वाले को भी तंजीम की बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया था और उसको गद्दार कहा जाता था और पता नहीं क्या क्या बुरे अल्फाज उसके लिए कहे जाते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि लंदन से कम किसी को बुनियादी रुकनियत से खारिज नहीं किया गया, यानी कायद को गद्दार कहने के बावजूद वो ऐसा बड़ा फैसला नहीं आया। सिर्फ यही देखा कि नूरा कुश्ती के असूल को सामने रखते हुए इन्होंने उनकी राब्ता कमेटी की रुकनियत ख़त्म कर दी, उन्होंने इनकी ख़त्म कर दी। बुनियादी रुकनियत कोई किसी की खारिज नहीं कर रहा। यही वो चीज़ें हैं जो शकूक व शुबात क्रिएट करती हैं। और फिर पिछले 2-3 रोज़ से जो लंदन से नुमाइंदे आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक फैमिली का मसला है, इख्तिलाफात हैं, ठीक हो जाएगा। तो आई डोंट नो, नियतों का हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। देखने में तो मुझे ये बिल्कुल नूरा कुश्ती से ज़्यादा कुछ लगती नहीं है। लेकिन रज़ा साहब, मैं एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और मुझे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से नाज़रीन ने, हमारे दोस्तों ने, क्योंकि कराची में आप जानते हैं मैंने भी काफ़ी वक्त गुजारा है, वहाँ से एक फीडबैक जो सामने आ रहा है कि ये जो भी सियासत इस वक्त इस शहर में हो रही है, वो सियासतदानों की आपस की जो लड़ाई हो रही है वो तो एक तरफ, लेकिन जो नुकसान कराची के शहरियों का इस वक्त हो रहा है, उनके जो बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? कराची के नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, वो चाहे अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर मुंतखब होकर आज फारूक सत्तार के साथ हैं, या कराची की जो बल्दियाती क़यादत है जिसने बाकायदा चार्ज ले लिया है कराची के मसाइल के हल की जिम्मेदारी बराह रास्त उनकी बनती है। अगर वो उसमें गफलत कर रहे हैं तो वो यकीनन इस बात के अहल नहीं है कि वो मुंतखब नुमाइंदे कहलाएं।
उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मसाइल का हल है, ये तो नंबर एक बात है। नंबर एक बात, और उसके अलावा बात ये आपके इंट्रो में मैंने सुना, देखें फैसला करना ये किसी तज्जिया निगार का भी काम नहीं है, किसी सियासी जमात का भी ये काम नहीं है कि कराची के लोग अगले इलेक्शन में या अगला जब उनको मौका मिलेगा अपनी हक राय दे इस्तेमाल करने का तो किस जमात के हक में वोट देते हैं। कोई वोट डिवाइड नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। कराची के लोग बहुत बाशऊर हैं, वो देख रहे हैं कि कराची के हकूक के लिए और ओवरऑल एमक्यूएम के खिलाफ जो आवाज़ उठी थी, जो उसके करतूत सामने लाए, वो 3 मार्च को मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब लाए थे, उस वक्त लाए थे, और वो रॉ के इल्ज़ाम थे। याद रखिएगा, रॉ से ताल्लुकात के इल्ज़ाम और सबूत व शवाहिद उन्होंने अवाम के सामने रखे। तो वो वक्त था, मैं समझता हूँ कि जब पूरे जोबन पे थी एमक्यूएम उसके खिलाफ खड़े होकर बात करना। 22 तारीख के बाद तो उनकी मजबूरी हो गई थी बचाने के लिए कि वो अपने आप को किस तरह बचाएं, कैसी अपनी। लेकिन रजा साहब इजाजत दीजिएगा इजाजत दीजिएगा इंटरप्ट करने की। इससे पहले 22 तारीख से पहले अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर अगर उनका स्टांस देखा जाए तो वो फारूक सत्तार साहब के भी काफ़ी हद तक खिलाफ हो चुका था, उनके बड़े सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ उनका भी फारूक सत्तार साहब के लिए स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। ये तब्दीली क्यों आई? देखें, तब्दीली इसीलिए आई है मंसूर भाई कि हम समझते हैं कि फारूक सत्तार साहब भी अब यूज तो हो ही चुके हैं, लेकिन बहरहाल एक पॉपुलर आदमी हैं, काम किया हुआ है, सियासी तौर पे अच्छा एक नाम है, समझे जाते हैं। तो अब मिसयूज होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जी वो बिल्कुल ही जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, मायूसी की तरफ चले जाएं। तो बहरहाल एक ऑप्शन है और एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल हमदर्दी है फारूक सत्तार साहब से और दीगर लोगों से भी हमदर्दी है जो लोग वहां हैं। देखें, जब एमक्यूएम का ब्रांड डैमेज हो गया, जब एमक्यूएम के ब्रांड के साथ रॉ का एलिमेंट, फिर 22 अगस्त को रॉ तो छोड़ें जी, मुल्क के खिलाफ बाकायदा नारा लग गया, तो उसकी प्रोडक्ट जो है, उसकी क्रिएशन की प्रोडक्ट कैसे डैमेज नहीं रहेंगी। तो ये हमदर्दी हमें फारूक सत्तार साहब के साथ है कि अगर वो थोड़ी सी और हिम्मत पैदा कर लें और सही फैसला कर लें तो बिल्कुल क्यों नहीं गुंजाइश बनती, बिल्कुल बनती है। ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब अगर नजर डालें तो फिलहाल तो आपको भी मैं ऑपोजिशन में ही समझूंगा कराची की सियासत के हवाले से, चूंकि आप अभी तक इलेक्शन में तो आप ये आए नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके सरबराह इमरान खान साहब आज जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से इस बात को तस्लीम कर लिया कि एमक्यूएम पाकिस्तान अलहदा है और उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा अच्छी बात है, मिलिटेंट विंग से ये लोग दूर हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो यानी कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक हद तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सामने एक दीवार के तौर पे खड़ी रही है, मुखालिफत की दीवार के तौर पे खड़ी रही है, उसने तो कबूल कर लिया इस बात को कि एमक्यूएम पाकिस्तान एग्जिस्ट करती है और उसका अल्ताफ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा ही होगा शायद। मैं तो वही मैंने मंसूर भाई के मैं दिलों के हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे एनालिसिस हैं, मैं बहुत अरसे ऐसी पार्टी में रहा हूँ और मैंने ऐसे बहुत से इवेंट देखे हैं। मैंने 92 भी देखा है, मैंने 93 भी देखा है, फिर मैंने 99 भी देखा है। 99 में मंसूर भाई आपको एक बात बताऊंगा, लंदन में ये जो नदीम नुसरत साहब हैं, एम अनवर साहब हैं, डॉक्टर इशुद इरबात, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये 4 वो बड़े नाम हैं जिन्होंने लंदन में रहते हुए अल्ताफ हुसैन की क़यादत को रिजेक्ट किया था, एमक्यूएम की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया था और लंदन में अपना एक अलहदा ऑफिस बना के एमक्यूएम डिसिडेंट ग्रुप, एमक्यूएम के मुनहरिफीन ग्रुप की हैसियत से इन्होंने वहां काम किया। और अललान यही सारे कमेंट से यही बातें थी। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद हमने देखा, उस वक्त भी आप याद करें 99 के दरमियान में एमक्यूएम पे बैन लगने की बातें हो रही थी, उस वक्त भी इन्होंने यही काम किया था। कुछ अरसे बाद फिर हमने देखा कि सब लोग पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। तो मैं तो चूंकि तारीखी हवाले एमक्यूएम के जानता हूं, फैक्ट जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये कोशिश जो है ये भी इसी तरह की कोशिश है और इससे कुछ भी नहीं। रजा हारून साहब, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हमारे लंदन से हमारे नुमाइंदे नसीम सिद्दीकी साहब, उन्हें भी मैं शामिल करूंगा इस डिस्कशन के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, उस हवाले से चंद अहम मालूमात इस वक्त उनके पास हैं, मैं चाहूंगा वो भी हमारे साथ शेयर करें। नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तमाम मेहमानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी नसीम साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बताना चाहेंगे आप हमें? जी, अभी लास्ट वीक जब सरफराज मर्चेंट यहाँ पे हैमरस्मिथ कोर्ट में पेश हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि हमारे पैसे वापस किए जाएं, जिसमें अल्ताफ हुसैन का वकील भी आया हुआ था। उनके 3 लाख रुपए की डिमांड थी, इफ्तिखार हुसैन, तारिक मीर, सबके पैसों की। तो जज ने पुलिस से कहा कि आप इनके पैसे वापस करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास पूरे मुकम्मल सबूत हैं कि ये इल गॉटन मनी है, गलत तरीके से कमाया गया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो जज ने कहा कि इतनी देर क्यों होगी केस में? उन्होंने कहा इस केस में बहुत सारे पैसे और बहुत मामला
इन्वॉल्व थे, लेकिन हम इस 5 अक्टूबर को अगले महीने जो इनको चार्ज कर रहे हैं इस चीज में, और 5 अक्टूबर को अल्ताफ हुसैन, तारिक मीर, ये तमाम लोग इसमें चार्ज हो जाएंगे और उनको 26 अक्टूबर तक की डेट दी जाएगी अपना जवाब दाखिल करने का। और उसके बाद जहाँ तक मेरी इतलात है, ये क्राउन कोर्ट में 13, 14, 15 दिसंबर को ये केस सुना जाएगा जज के सामने, जहाँ पे तमाम लोग पेश होंगे, और 15 दिसंबर को इस केस का फैसला हो जाएगा, और जिसमें बहुत कभी उम्मीद है कि मनी लॉन्ड्रिंग में अल्ताफ हुसैन को साथियों समेत जो है वो सजा सुना दी जाएगी। इस वजह से लंदन के हल्के जो एमक्यूएम के मौजूद है वो भी आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ उनको क्योंकि ये मामला था कि एमक्यूएम जो है पाकिस्तान में बिल्कुल उनसे अलहदा हो गई है, वहाँ के मामला नहीं चला पा रहे, और यहाँ के मामला चलाने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है, जैसे कि आपको और मजीद मुश्किलात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए लंदन के अंदर भी अब बढ़ी। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इन अपडेट्स के लिए। सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहे पाकिस्तान हो, लंदन हो, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन क्या वोट बैंक के ऊपर इसका असर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ वोट बैंक की बात हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब आज कराची पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, रायविंड मार्च की जो तैयारियां हो रही हैं, कराची के वोटर्स से उन्होंने अपील की कि वो उसके अंदर उनका भरपूर साथ दें। तज्जिया हासिल करेंगे आपसे कुछ देर के बाद। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। 30 तारीख को आपने रायविंड पहुंचना है। नाज़रीन, हालात जो पाक भारत कशीदगी की वजह से हाथ से निकलते जा रहे थे, वो वापस इमरान खान साहब के हाथ में आते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान 30 सितंबर को पूरी कुव्वत से रायविंड की तरफ मार्च करने का फैसला कर चुके हैं। इसकी तैयारी और कुव्वत इकट्ठी करने के लिए उन्होंने कराची का रुख किया। उनका कराची का दौरा एक तीर से 2 शिकार करने की गर्ज से मालूम हो रहा था। पहला कि एमक्यूएम के बाहमी इंतशार से अगर कहीं कोई खला पैदा हुआ है तो उसे पुर करने के लिए कराची में तंजीमी अमल बढ़ाया जाए। दूसरा, रायविंड मार्च में उनकी जमात के कारकुनों के काफिले कराची से भी पार्टी परचम बुलंद करते दिखाई दे, लेकिन यूं हो न सका। फैसल वाडा कराची तहरीक इंसाफ के एक अहम किरदार से खुद इमरान खान कुछ खिंचे नजर आए। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से ही दामन छुड़ा बैठे, और रही सही कसर तहरीक इंसाफ कराची के कारकुनों ने आरिफ अलवी के खिलाफ नारेबाजी करके निकाल दी। सवाल यह है कि क्या हम कह सकते हैं कि कराची के हवाले से इमरान खान की उम्मीद पूरी नहीं हुई? और सवाल यह भी उठता है कि अगर कराची में तहरीक इंसाफ का दबदबा ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है तो रायविंड में क्या अहदाफ पूरे होंगे? नवाज शरीफ साहब को एहतसाब के दायरे में लाने के नाम पर उनकी सियासत अपना असल हदफ यानी 2018 से कबल इंतखाबात वो भी अपनी मर्जी के सेटअप में करवाने की हसरत पूरी हो पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर तज्जियाकार अब्दुल सत्तार खान साहब। सत्तार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, इमरान खान साहब का पहला स्टॉप कराची था, वहां पर सपोर्ट उन्हें चाहिए थी। एमक्यूएम के हवाले से एक वैक्यूम वो देख रहे थे, लेकिन जो तस्वीर कुछ सामने आई हैं, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ नारेबाजी होना, जस्टिस वजीउद्दीन ने बुनियादी रुकनीत से ही इस्तीफा दे दिया, जो स्ट्रक्चर कराची के हवाले से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजर आता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड रिजल्ट में जो आखिरी मंजिल है रायविंड मार्च, उसके अंदर किस हद तक देख रहे हैं कामयाबी इमरान खान साहब को मिल पाएगी? अभी सिलसिला शुरू हुआ है इकट्ठा करने का कारकुनों को। देखिए जी, ज़ाती राय मेरी कुछ ज़रा मुख्तलिफ होगी। अगर किसी के घर पे आप जा रहे हैं तो मेरी राय ये होगी कि किसी के घर पे मत जाएं, कहीं और जाके कुछ कर लें। और बेशुमार तरीके हैं आपके प्रोटेस्ट के, बेशुमार मुरवजा तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, लेकिन किसी घर पे जाना मेरी नज़र में ना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये आदत रही है कि जब जब उनको मौका मिलता था अपने मुखालफिन के घर तक पहुँच जाते थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो मकाफत अमल है। बाकी ये है कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या शरीफ ख़ानदान इमरान खान साहब को रायविंड कैसे आने देंगे, जिस रायविंड की सिक्योरिटी के ऊपर पिछले कुछ सालों में कोई 80 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब जिस जगह की सिक्योरिटी पे पंजाब हुकूमत का पिछले कुछ सालों में 80 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, और ये 80 करोड़ रुपए का खर्चा वो खर्चा था जो कि बजटरी एलोकेशन से अलग था। मतलब कभी ये कहा जाता था कि जी ये जो सीक्रेट सर्विस फंड होता है उस पर कहा जाता है कि रिलीज कर दिया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की वजह से ये हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ पैसे
मेरे ख्याल में 20-25 करोड़ रुपए तो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से ही पंजाब गवर्नमेंट को रिलीज करने पड़े रायविंड को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब ये आज़ादी मार्च कर रहे थे और इंकलाब मार्च कर रहे थे, तो उस वक्त पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर 16 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। उसमें 6 करोड़ रुपया उन्होंने रखा था जाती उम्रा के लिए कि वो आईजी साहब थे, आईजी साहब की प्रपोजल थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फौरन से पहले एक्सेप्ट कर ली कि जी फौरन से पहले रिलीज कर दिया जाए। उस वक्त भी ये कहा गया था, आईजी साहब ने कहा था कि जनाब ना तो एतबार है इमरान खान साहब पे और ना ही एतबार है डॉक्टर ताहिर कादरी पे, ये किसी वक्त भी जाती उम्रे की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि उनका रुख जो था ना इस्लामाबाद की तरफ था, लेकिन एहतियाती तौर पर 16 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे पंजाब हुकूमत ने। तो पिछले कुछ अदवार को देखा जाए, जब जाती उम्रा की सिक्योरिटी के ऊपर अदर देन दी बजटरी एलोकेशन अगर 70 से 80 करोड़ रुपए इमरजेंसी बेसिस पे रिलीज किया जाता है, तो मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से इमरान खान साहब को रायविंड आने ना दें। अब देखा जाए कि क्या रायविंड जाके ही इमरान खान साहब अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है सोचने वाला। लेकिन खान साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर 1 मिनट के लिए आप वजीर आजम नवाज शरीफ हों तो आप क्या फैसला करें? आप खान साहब को एहतजाज करने दें, खुला उनको हैंड दें, जिस तरह मर्जी वो एहतजाज करना चाहें, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, या रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, नाके लगा देना, बाड़े लगा देना, उनको रोक देना, ये बेहतर ऑप्शन है? ये तो नहीं होगा कि कहीं खान साहब को सिंपैथी वोटर भी मिलना शुरू हो जाए कि देखें खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, जो कुछ स्पीकर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से एक सिंपैथी वोट तो खान साहब को कम से कम वहां पे मिला, लोगों ने इजहार किया इस बात का कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है। देखिए मंसूर, पहले ये बात कि मियां नवाज शरीफ साहब की जगह मैं हूं, ठीक है, हम दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ साहब के अंदर एक बादशाह सलामत जो है ना वो हमेशा मौजूद होता है, उनकी तबीयत में एक बादशाहत है। अब ये जाती उम्रा देख लें, ये सैकड़ों एकड़ पे फैला हुआ है। जरूरत ही क्या थी यार, आप माल्टाउन में बड़े अच्छे रहे थे, एच ब्लॉक में रह रहे थे, 7 घर थे, 7 आपके 7 भाइयों के घर थे, यानी कि जो इनके अंकल थे, इनके वाले साहब सबसे बड़े भाई थे, वो 7 घर थे और इसमें बड़ा एका था। इसी वजह से इनका जो इंडस्ट्रियल कंसर्न था उसका नाम भी इत्तेफाक ग्रुप रखा गया था कि इस फैमिली में इत्तेफाक बड़ा था। अब वो इत्तेफाक तो खैर खत्म हो गया ना, लेकिन ये रायविंड आने का मतलब, मैं होता इसकी जगह नवाज शरीफ साहब की जगह, मैं तो खाने की दावत दे देता, जिस तरह का मेरा मिजाज, अगर आपने मुझसे पूछ लिया तो मेरा तो ये मिजाज है। मैं कहता इमरान खान साहब बाकी बातें छोड़े, आप अपने कोई सिलेक्टिव बंदे ले हैं। माशाल्लाह मेरे यहाँ बड़ी जगह है, कोई 2500 कनाल पे कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वैसे तो 1700 एकड़ पे जगह फैली हुई है, तो मैं उनको दावत दे देता कि आप आके बैठें। चले, अच्छी बात। खान साहब क्योंकि टाइम की कमी, एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि लिटमस टेस्ट अगर किया जाए तो खान साहब कितना बंदा लेकर आएंगे, और उसके बाद 30 के बाद क्या ये मामला सिर्फ 30 तक ही रहेगा या 30 से आगे भी ले जाने का प्रोग्राम है? तो क्या परफॉर्मेंस होगी खान साहब की जिस पे कहा जाएगा कि हाँ खान साहब ये कम से कम जो शो ऑफ स्ट्रेंथ थी वो खान साहब ने दिखा दी, खान साहब ये नंबर ले गए? किस तरह हम इसको टेस्ट करेंगे? देखिए इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं ना डिसाइसिव फेज है, अगर वो ये कहते हैं कि फैसला कुन मरहला आ गया है, तो फैसला कुन मरहले के लिए खान साहब के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है जो ऐसे मौकों के लिए चाहिए होती है। क्योंकि अभी तक पीटीआई ने एज ए स्ट्रीट पावर की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की। स्ट्रीट पावर कहते हैं किसको है? स्ट्रीट पावर उसको कहते हैं कि सड़क पे, गली पे, मोहल्ले पे आपका वर्कर भी खड़ा है और सड़क में, मोहल्ले पे, गली में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी खड़ी हैं। अब इसे कहते हैं स्ट्रीट पावर। ये नहीं होता कि थोड़ी शेलिंग हुई उसके बाद आप डिस्पर्स हो गए या दोबारा इकट्ठे हो गए। अगर आप कहते हैं ना फैसला कुन मरला, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास जो स्ट्रीट पावर होनी चाहिए वो स्ट्रीट पावर नहीं है जिस स्ट्रीट पावर की ऐसे मौकों पे जरूरत होती है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के अलावा बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके पास भी स्ट्रीट पावर नहीं रही। मां सिवाय जमात इस्लामी के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक तहरीक चली थी, PNA की तहरीक चली थी 1970 में जुल्फिकार भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ। 3 महीने वो तहरीक चली थी और 3 महीने तकरीबन पूरे मुल्क की गली महल्ले सड़क के लोग बंद कर दिया गया। ठीक है अब्दुल सत्तार खान साहब, बहुत शुक्रिया। मर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सत्तार खान साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। स्ट्रीट पावर होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़रूरी है, तभी पता लगेगा कि कप्तान की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अगर क्रिकेट के कप्तान की बात की जाए तो बल्ले की पावर ज़रूर दिखाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम की और अब फैसला कुन बर्तरी T20 सीरीज़ में हासिल कर ली है। तजिया हासिल करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
खेल के मैदान की अब कुछ बात करते हैं, पाकिस्तान की शानदार जीत की कुछ बात करते हैं। वेस्ट इंडीज कामयाबी समेटी है। इससे पहले टेस्ट के अंदर मिसबाहुल हक ने तो पहली रैंकिंग हासिल की, वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाया पाकिस्तान को, लेकिन अब T20 के अंदर भी सरफराज ने कमाल कर दिखाया है। आप क्या समझते हैं इस T20 सीरीज की कामयाबी को, अगर ओवरऑल इसको एनालाइज किया जाए, किस तरह देखते हैं इस कामयाबी को आप? देखिए मंसूर, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो T20 में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 7वीं है और इस लिहाज से यकीनन पाकिस्तान की एक कामयाबी, और खास तौर पर एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसने इस साल अप्रैल में वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जीती, जब फाइनल में ईडन गार्डन्स कैलकाटा में इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने हराया, तो पाकिस्तान की इस कामयाबी को यकीनन बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकता है। और सरफराज अहमद की कप्तानी में जिस तरह से टीम जेल हुई है, आप देखें ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में जो वाहिद T20 मैच खेला गया, वहां पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही। 9 विकेटों से हर शोबे में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को आउट क्लास किया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की, और तकरीबन इसी तरह की कारकर्दगी को दोहराया पाकिस्तान ने इब्तिदाई 2 T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आप देखें कि पहले T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही, दूसरे T20 में 16 रन से जीते, थोड़ा सा हमारे बॉलर्स रिलैक्स हो गए थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसका क्रेडिट जो है वो टीम के नौजवान खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस टीम में सिवाय शोएब मलिक के बाकी खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने 2000 के मिड में जो है वो अपनी क्रिकेट शुरू की। शोएब मलिक वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1999 में अपनी क्रिकेट शुरू की, बाकी यंग है। और बात की अगर हम खासतौर पर वनडे की अगर हम बात करें, अजहर अली को एक बार फिर कप्तान बना दिया गया है। मीडिया के अंदर पहले ये खबरें आई कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा है कि वो कप्तानी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कप्तानी नहीं छोड़ी और एक बार फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के अंदर भी उन्हें एक बार फिर ये मौका दिया गया है। सरफराज उनके वाइस कप्तान है। सरफराज को वाइस कप्तान बना के आपके ख्याल में अजहर अली को एक वार्निंग दी गई है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना उसके बाद सरफराज को वनडे की कप्तानी भी मिल सकती है? ऑफ लाइफ मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अजहर अली, अच्छा, जब आप लॉबी की बात करें, आप अजहर अली की लॉबी की आप बात करें कि एक लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, तो अब वनडे सीरीज तो अब शुरू होने लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि अजहर अली की कप्तानी में पाकिस्तान टीम वही कामयाबियां समेट सकेगी जिस तरह T20 सीरीज में हमने देखी हैं? क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं तो टेस्ट हो या T20 हो, बहरहाल जीत तो जीत है, उसको क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट दिया किसे जाए? क्या चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक को दिया जाए, शहरियार खान को दिया जाए, नजम सेठी को दिया जाए, किसको क्रेडिट दिया जाए? बेग साहब, आपका नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये शानदार कामयाबी, और हो ना हो आप उसे चाहे माने या ना माने, चाहे दूसरी टीम कमजोर हो या ना हो, लेकिन ग्रीन शर्ट्स प्लेड वेल, और जब पाकिस्तान जीतता है तो खुशी तो बिल्कुल होती है, डेफिनेटली होती है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।